सुप्रभात विद्यार्थी। आज हम आपको स्वर विसर्ग संधि विसर्ग संधि के बारे में जानकारी देंगे। परिभाषा पहले ध्यान देंगे विसर्ग संधि की परिभाषा पर। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मिला लेंगे। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ध्यान देंगे, विसर्ग के साथ क्या मिलेगा? या तो स्वर मिलेगा या तो व्यंजन। चाहे जो भी स्थिति हो, विसर्ग पहले होगा, बाद में स्वर या व्यंजन होगा। जैसा कि पहले बतलाए, स्वर मिल जाए या व्यंजन मिल जाए, बार बार मैं कह रहा हूं, स्वर मिल जाए या व्यंजन मिल जाए, विसर्ग रहेगा और विसर्ग के बाद दोनों में से कोई एक, तो ये स्थिति होगी विसर्ग संधि की। जैसे उदाहरण से हम देखेंगे, जैसे विसर्ग जोड़ म बराबर र। उसी तरह विसर्ग जोड़ फ बराबर मूर्धन्य स। हलंत है, ध्यान दीजिएगा। विसर्ग जोड़ र बराबर ओ। अब उदाहरण इसका देखेंगे कैसे, तो देखेंगे ये विसर्ग है और ये म, पहले लिख लेंगे शब्द में, तब जानेंगे इसके बारे में। जैसे नि जोड़ मल बराबर निर्मल। उसी तरह से
जोड़ फल बराबर निष्फल। उसी तरह से मन जोड़ रथ मनो रथ। ध्यान देंगे ये क्या हुआ, विसर्ग है और ये म है। विसर्ग के बाद आया है म, तो विसर्ग और म मिलकर के बना दिया र, यानी विसर्ग का र में परिवर्तन हो गया। उसी तरह से यहाँ भी विसर्ग देखें, विसर्ग के बाद फ मिला तो उसका स में परिवर्तन हो गया, जैसे यहाँ पे। उसी तरह से ये विसर्ग के बाद र आया तो विसर्ग का ओकार में परिवर्तन हो गया। हमें ये देखना है कि विसर्ग के परिवर्तन हुआ या नहीं। कई बार अब और आगे आप पढ़ेंगे, आगे कक्षाओं में जाएंगे तो इसके बारे में और सारी जिक्र, और सारी जानकारियां आपको मिलेंगी कि कैसे कैसे के क्या परिवर्तन होता है, कहीं पर परिवर्तन होता है और किस रूप में होता है, ये सारी जानकारी भी आगे दी जाती है। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे इसको भी उस तरह से परिवर्तन करके देख लेते हैं। यानी विसर्ग को यहाँ से हम ले लिए और फिर म को, दोनों को जोड़ दिए तो क्या बना, र। वही र यहाँ पर ए हलंत के रूप में। ध्यान देंगे जब हलंत यहाँ दे देते हैं तो ये नीचे रहता है, और जब हलंत हटा कर देते हैं तो यही र बाद में वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है, ऊर्ध्वरेफ के रूप में। उसी तरह से यह विसर्ग भी देखेंगे, मूर्धन्य स, और इस तरह से यहाँ पर विसर्ग ही बदला और बदल करके इस रूप में आया, जो आप ऐसे लिखते हैं। अब इसे मूर्धन्य स के रूप में यदि आप ऐसे देते हैं और हलंत देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर यह विसर्ग ही ओकार के रूप में परिवर्तित हो गया। इस तरह के संधि अधिकांश संस्कृत में के बहुत सारे उदाहरणों में मिलेंगे। और इस तरह ये आपका संधि जो है भेद आप लोग को कंप्लीट हुआ, और इस पर ध्यान देंगे और एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से इसे समझने की कोशिश करेंगे, और दिक्कत होगी तो हमसे संपर्क करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे हम इनके जो आपकी पुस्तक में जो दी हुई है उसके बारे में और आगे जानकारी हम देंगे। कुछ नियमों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। ऐसे तो आपकी किताब में मात्र कुछ वर्णों को दिखलाया है और दिखला करके उसे बता दिया है कि ऐसे स्थिति में ये होता है। मैं समझता हूँ वो संक्षिप्त जानकारी आप लोग को दी है, और अपनी तरफ से थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विशेष रूप से थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर सकें। इसलिए हम उन नियमों को थोड़ा सा विस्तार दे करके आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, और वो आगे की कक्षाओं में उसके बारे में जो जानकारी दी गई है थोड़ा सा हमारे समझ से ये उदाहरण से ज्यादा वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस बात को ध्यान में रख करके हम बताने जा रहे हैं। जो किताब में आपकी किताब पाठ्य पुस्तक में वो नियम नहीं दिया है, मैं वो उन नियमों को कुछ नामों के माध्यम से दर्शा रहा हूं, तो ध्यान देंगे। स्वर संधि यदि भेदों के आधार पर देखा जाए तो इन्हें 5 भागों में विभाजित किया गया है, जो आपको अगली कक्षा में पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो स्वर संधि के के 5 भेद होते हैं, और
वो हैं पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादी संधि। ध्यान देंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। इन नामों से को आप याद कर लेंगे और ये समझेंगे कि ये नियम दिए जा रहे हैं और इन नियमों को इसके अंतर्गत नामों से याद करेंगे, आपको सुविधाएं होंगी। आगे कक्षाओं में जाएंगे तो फिर इसकी जानकारी अच्छी तरह से पा ही लेंगे। ऐसे भी हम वो जानकारी आपको अभी हम दे रहे हैं, ध्यान देंगे इन बातों पर। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि की ओर चलते हैं और इसे ध्यान देंगे याद करने पर। और ई उ तथा री के बाद कोई सवर्ण मिलता है तो वह दीर्घ कोई सवर्ण, इसमें लिख लेंगे आपस में मिलता है तो वह दीर्घ संधि बनाता है। ध्यान देंगे, इसमें सवर्ण जो लिखा हुआ है इसके बारे में जान ले। सवर्ण क्या है? सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण। सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण, अर्थात जिनका उच्चारण समान हो, दोनों एक जैसे हों। जैसे इसमें आप लोग को मिलेगा, ध्यान देंगे, ये चार ही हैं, ये सिर्फ चार। और क्या समान है? तो अ, ये सवर्ण आप लोग ध्यान कर लेंगे यहां नोट में, बगल में लिख लेंगे, पहले इसको ध्यान रख लेंगे। तब सवर्ण जो होता है वो हम बता दें, उदाहरण के बाद आप लिखेंगे नीचे। पहले हम उदाहरण दे देते हैं, उसके बाद हम नोट में इस सवर्ण के बारे में लिखवा देंगे। जैसे अ जोर अ बराबर आ, उसी तरह से आ जोर अ
बराबर आ। उसी तरह से आ जोड़ आ बराबर आ, या क जोड़ आ बराबर आ। इसी तरह से ई जोड़ ई बराबर दीर्घ ई। इसी तरह से उ जोड़ उ बराबर दीर्घ उ। उसी तरह से री जोड़ री बराबर री। ध्यान देंगे इसमें दो नहीं होता है, एक ही होता है। दोनों दीर्घ री नहीं होता है। ध्यान देंगे दीर्घ री संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता है। ये एक जैसा है तो ये बना। अब आप ध्यान देंगे कैसे, और गिन लीजिए इनकी संख्या कितनी होती है मालूम है? इनकी संख्या 13 होती है। ये 13 उदाहरण इसमें मिलेंगे। कैसे वो गिनेंगे? अ जोड़ अ बराबर आ एक, आ जोड़ अ बराबर आ दो, आ जोड़ आ बराबर आ तीन, अ जोड़ आ बराबर आ चार। ये चार जो है यही स्थिति इसमें भी आएगी। ये भी 4 हो जाएंगे, फिर ये भी 4 हो जाएंगे, लेकिन ये एक ही रहेंगे। तो 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 है 13। और इस तरह आप मिला सकते हैं दोनों तरफ। सवर्ण का मतलब ही होता है समान वर्ण, और जो अ दोनों का उच्चारण समान है। आ कहो चाहे अ, तो ये आपस में सवर्ण होते हैं और इस तरह ये बनाते हैं। आगे देखेंगे, इसको याद कर लेंगे तो आगे समझ में आ जाएगी बात। जैसे पीत जोड़ अंबर बराबर पीतांबर। अगला देखेंगे आज और अ, तो पहले आ वाला चाहिए क्या? विद्या जोड़ अर्थी बराबर विद्यार्थी। अगला देखेंगे आज और आ क्या होगा? विद्या जोड़ आलय। विद्यालय। अगला देखेंगे क्या है? अ जो आ, अर्थात पहले अ आना चाहिए। कैसे आएगा? जैसे हिम जोड़ आ ले, क्या बने? हिमालय। उसी तरह से ई से बनाएंगे क्या? दोनों तरफ ही होना चाहिए। मुनि जोड़ इंद्र, क्या होगा? मुनीन्द्र। इसमें देखेंगे भानु जोड़
बाद ये देखेंगे पितृ, जो री, क्या होगा विद्यार्थी ध्यान देंगे, हमने इतने सारे उदाहरण इसलिए दिए ताकि आपको किसी चीज को समझने में कोई खास दिक्कत ना हो। अब देखेंगे ये चार जब हम समझ गए कि ये स्थिति आती है, यानी दोनों तरफ अ हो सकता है या दोनों तरफ आ हो सकता है आ आगे हो और अ पीछे हो सकता है अ आगे हो और आ पीछे हो, यानी कोई भी स्थिति किसी तरह से भी किसी को मिलाए, समान वर्ण हो आपस में, ध्यान देंगे समान वर्ण आपस में होंगे वही मिलेंगे, और समान वर्ण में भी आपको चार ही को मिलाना है, अ ई उ और री, यही आपस में समान वर्ण होंगे। इसके अलावा आप अगर जो कहेंगे कि क्या हम ए और अ को मिला सकते हैं, तो जी आपका उदाहरण सिर्फ चार दिया हुआ है, आपको पांचवी की जरूरत नहीं है। क्या ओ और अ को मिला सकते हैं? देखने में तो समान लगता है, क्या मिला सकते हैं? तो जी नहीं, आपको इन सब की जरूरत नहीं है। आपको चार उदाहरण दिए गए हैं, इन्हीं चारों का ख्याल आपको रखना है। सवर्ण में आप एक बात याद रखेंगे, सवर्ण में आते हैं आपस में क्या, अ और आ, ये दोनों समान हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। उसी तरह से ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ये भी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। उसी तरह से ह्रस्व उ और दीर्घ उ, और उसके बाद है री। देखेंगे लेकिन यहाँ पर दीर्घ री न होकर के सिर्फ ह्रस्व ही होते हैं। ये सभी क्या हैं? आपस में क्या हैं? ये सभी आपस में सवर्ण हैं। ये सभी सवर्ण हैं, एक दूसरे के साथ अलग से नहीं। तो इनको जब मिलाएंगे, आपस में परस्पर मिलाएंगे, तो एक स्थिति आएगी। अब इसको हम देख लें, आ जोड़ आ बराबर आ, ईत जोड़ अंबर पीतांबर, आ आया। विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी, विद्या जोड़ आलय विद्यालय, हिम जोड़ आलय हिमालय, मुनि जोड़ इंद्र मुनिंद्र, भानु जोड़ उदय भानुदय। ध्यान देंगे, इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को देखते हैं सामने लिख तो जरूर देते हैं और लिखते समय इस जगह भूल जाते हैं, इसलिए दीर्घ होता है, इस बात का ध्यान अवश्य रखेंगे। ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है, ऐसा ना कि इसको देख करके ज्यों का त्यों वहां मिला देंगे तो गलती हो जाएगी। री की मात्रा इसमें ये है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब आप ध्यान देंगे, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये अर्थी आप लोग सुने होंगे, अर्थी जो श्मशान घाट ले जाने के लिए काम आता है वो भी होता है, और अर्थी का अर्थ यहाँ पर होता है ग्रहण करना, प्राप्त कर लेना, यानी विद्या को जो प्राप्त करना चाहता है, विद्या प्राप्त करने की इच्छा जो रखता है, उसी चाह को कहते हैं, इच्छा को कहते हैं, ग्रहण करने को कहते हैं अर्थी। अर्थी का मतलब ग्रहण करने वाला, प्राप्त करने वाला, यानी विद्या को जो प्राप्त करने वाला होता है वो विद्यार्थी होता है। और इस तरह बाकी चीजों का। मुनि जो इंद्र, इंद्र का मतलब होता है राजा, इंद्र का मतलब ही होता है राजा। और यहाँ पर
मुनियों का जो राजा होता है वो मुनींद्र कहलाता है। कपि का राजा कपिंद्र। इस तरह से सारी चीजों को, इंद्र का मतलब राजा के अर्थ में होता है, राजा श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। तो इस तरह ये आपको उदाहरण मिल गए, याद रखेंगे। लिखते समय इसमें अवश्य लिखेंगे। इसमें उदाहरण की संख्या कितनी आएगी? 13। टोटल ये 13 होंगे। इस बात 13 अगर जो लिखे हुए रहेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि इसमें कौन से उदाहरण कब आएंगे और किस तरह से आएंगे, और वो 13 ही है या अधिक हो रहे हैं। अधिक अगर कोई बतलाता है तो इसको बतलाएगा। तो ये सिर्फ संस्कृत में प्रयोग किया जाता है दीर्घ री का। जो दीर्घ री आप लोग देख लें, ए हुआ ह्रस्व री, और इसी में एक बार और ऐसे कर दिया जाता है तो हो जाता है दीर्घ री। लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में होता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। जब भी कहीं मिले, कहीं पर उदाहरण मिलेगा तो यहाँ पर जो कि 2 बार ऐसे किया हुआ मिलेगा, यदि ऐसा मिलता है तो तत्काल याद रखेंगे कि वो उदाहरण जो है वह संस्कृत से लिया गया है, हिंदी का नहीं है, और उसे गलत रखेंगे, गलत हिंदी में, क्योंकि हिंदी में होता नहीं है। अगला जो है वो है और भी नियम। अगला नियम जो है वो आपको जो बता रहे हैं, दूसरा है गुण संधि। उसका नियम लिखवाएंगे, नोट कर लेंगे। दूसरा जो गुण संधि है उसके लिए आप नोट कर लेंगे नियम। इसके लिए क्या है, लिखेंगे और या आ के बाद, और या आ के बाद क्या रहे, ह्रस्व ई या दीर्घ ई। ह्रस्व अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई रहे तो क्या बनेगा, ए। ह्रस्व उ या दीर्घ उ रहे तो क्या बनेगा, ओ। तथा री रहे तो और बनता है। ध्यान देंगे, अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई में से, दोनों में से कोई रहेगा, इसके बाद तो ए बनेगा। यदि ह्रस्व उ या दीर्घ उ रहेगा तो वो बनेगा।
तथा री रहेगा तो और बनेगा। इस बात पर ध्यान अवश्य रखेंगे। और ये सभी रहेंगे किसके बाद? और या आ के बाद ही रहेंगे। इन दोनों में से किसी के बाद ये 5 में से कोई रहेगा तो क्या बनेगा? अपने हिसाब से ये दोनों रहेंगे तो ये, और या आ के बाद, और या आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ रहेगा तो ओ बनेगा, और या आ के बाद री रहेगा तो अर बनेगा। इसका उदाहरण देख लें कैसे बनेगा। तो जैसे क्या करें, मिलाते हैं और जोड़ क्या ई बराबर ए। अगला लिखेंगे और जोड़ दीर्घाई बराबर ए। आ जोड़ हर्षाई बराबर ए। आ जोड़ दीर्घाई बराबर भी ए। अब उसी तरह से जब मिलाएंगे कि आ जोड़ उ तो क्या बनेगा? ओ। आ जोड़ चाहे आ जोड़ री बराबर और। ये हालत है। अब कैसे, इसका उदाहरण देख लें। क्या लिखेंगे? देव जोड़ इंद्र, क्या देवेंद्र। उसी तरह से सूर्य जोड़ ईश बराबर सुरेश। अगला देखेंगे महा जोड़ इंद्र, क्या लिखेंगे? महेंद्र। उसी तरह से रमा, रमा जोड़ ईश, रमेश। अगला सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। उसी तरह से महा जोड़ ऋषि बराबर महर्षि। महर्षि। अब देखेंगे कैसे।
अ जोर ई चाहे अ जोर दीर्घ ई, आ जोर ह्रस्व ई चाहे आ जोर दीर्घ ई। 4 हुए ना, 2 और 2 4, तो 4 तरह से मिलेंगे। वैसे ही 4 इनका भी होगा, ये भी आ जोर ह्रस्व उ, फिर आ जोर दीर्घ उ, अ जोर दीर्घ उ। उसी तरह से आ जोर री और अ जोर री। इस तरह इनकी भी संख्या आप गिन सकते हैं, कितने होंगे। पहले ये तो देव जोर इंद्र, अ जोर ई बराबर ए, क्या होंगे, वह तो आधा है और इसमें से मिले तो इनकी मात्रा यहां पर लगा दी गई, और इस तरह ये हो गए। तो आप इसी तरह से जैसे पहले हम बताए हैं वैसे ही इसका शोधन करेंगे और शोधन करके मिलाकर देखेंगे कि ऐसी स्थिति आती है या नहीं आती है। और इस तरह इन सारे नियमों को ध्यान से पढ़ेंगे और इनकी संख्या भी गिन लेंगे। कैसे, ये हम आप पर छोड़ते हैं कि इनकी संख्या कैसे आप गिनेंगे, क्योंकि बता चुके हैं पिछली बार। वैसे ही यदि आप यहां भी गिनती कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। इनकी संख्या 4 और 4 8, 8 और 2 10, 4 और 4 8, 8 और 2 10। इनकी संख्या आप स्वयं गिन कर देखेंगे, 10 होते हैं या ज्यादा होते हैं, ये आप पर निर्भर करेगा। इन्हीं के शब्दों के साथ हम अब आगे की पढ़ाई अगली बार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।